अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। 14 साल बाद मलका बहार अमन नगरी में दाखिल हुई और यूं शहजादा मुश्की भी पहली दफा ही अपने घर आया। अब शहजादा मुश्की अपने बाप सब्र बादशाह के साथ महल में रहने लगा। उसकी तालीम अधूरी थी, चुनांचे उसने अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा और अपने बाप से शाही आदाब और दरबार के तरीके भी सीखने लगा। खानकाह में उसके बहुत से दोस्त थे, यानी कुतुब शाह के जितने शागिर्द थे सभी उसके दोस्त थे। यहाँ उसे इतने दोस्त तो ना मिले, लेकिन एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। ये था वजीर का लड़का। उसकी उम्र शहजादे जितनी थी, बेहद होशियार और फुर्तीला था और बहादुर भी। उसका नाम आकिल था। जैसा उसका नाम था वैसा ही वो खुद था, यानी बेहद अक्लमंद। मुश्की और आकिल में खूब गाढ़ी छनती थी। दोनों साथ ही उठते, साथ ही बैठते, साथ ही खाते, साथ ही घूमते और साथ ही शिकार को जाते। ये समझो कि दोनों एक जान दो कालिब थे। और यूं साल पर साल गुजरते गए। मुश्की 21 साल का हो गया, बेहद खूबसूरत और कड़ियल जवान, अपने बाप ही की तरह रहमदिल और सखी। उसकी बहादुरी, रहमदिली और सखावत की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई। चुनांचे मुल्क मुल्क के बादशाहों ने अपनी बेटियों के पैगामात भेजे, लेकिन मुश्की का ध्यान उस तरफ था ही नहीं। उसे अभी आज़ाद रहना पसंद था। वो तो अभी खतरात से टकराना चाहता था। अभी उसके हौसले बुलंद थे। वो जबरदस्त कारनामे अंजाम देना चाहता था और इन बातों में उसका साथ दे रहा था उसका जिगरी दोस्त आकिल। दोनों दोस्त शिकार को जाते, कुश्ती के नए नए दाव पेच सीखते, जंगी चालें सीखते, तलवार भाले और तीर चलाने की मशक करते, नए नए उलूम सीखते और यूं मजे मजे और बेफिक्री से अपने दिन गुजार रहे थे। सब्र बादशाह अपने बेटे और उसकी तरकीबों को देख देख कर फूला न समाता था। मलका बहार भी उसे देखकर बाग बाग हो जाती थी। अब दोनों की बस एक ही ख्वाहिश थी, यानी ये कि मुश्की शादी करने के लिए रजामंद हो जाए और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी कर दी जाए और फिर दोनों मुश्की के हवाले सल्तनत करके हज के लिए चले जाएं। लेकिन जब भी वो मुश्की से शादी के लिए कहते, वो एक ही जवाब देता, अभी नहीं, अभी मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। लेकिन बादशाह और मलका इस फर्ज से जल्द सबकदोश हो जाना चाहते थे। चुनांचे जब वो ज्यादा जोर देते तो मुश्की जवाब देता, आप मेरी फिक्र ना करें, अपने वक्त पर सब कुछ हो जाएगा। अभी तो मैं और आकिल दुनिया की सियाहत को रवाना होने वाले हैं। पहाड़ों और समंदरों को अबूर करना और जंगलों को रौंदना है। इस सियाहत में अगर कोई शरीफ, खानदानी और खूबसूरत लड़की नजर आ गई तो मैं उससे शादी भी कर लूंगा। इसका आप यकीन कर लें कि मैं लड़की ऐसी लाऊंगा जो इस महल और आपकी बहू बनने के काबिल होगी। मुश्की का ये जवाब सुनकर बादशाह और मलका खुश हो गए। खुदा का शुक्र है कि शादी के लिए रजामंद हो गया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, वरना अब तक तो ये था कि जब शादी के लिए कहो तो नहीं के सिवा कोई जवाब ही ना था। अच्छा है अपनी पसंद की लड़की लाए, आखिर उसके साथ इसे ही जिंदगी गुजारनी है। चुनांचे मुश्की और आकिल अपने वालिदैन से इजाजत लेकर सियाहत को निकल पड़े। एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क। यूं उन दोनों का सफर जारी रहा, यूं उन दोनों की सियाहत जारी रही। मिसल मशहूर है कि सफर वसीलाए जफर, और ये भी बुजुर्गों ने कहा है कि सफर के जरिए इल्म बढ़ता है। चुनांचे सफर में नई नई बातें उन्हें देखने को मिलती, नए नए लोगों से मुलाकात होती, उनकी रस्मों और रिवाजों के मुतालिक बहुत कुछ इल्म होता। नए मुल्क, नई इमारतें, दरिया और पहाड़। गरज उन दोनों सयाहों के लिए हर चीज और हर बात नई थी। सफर में दिक्कतें आई, मुसीबतें आई, मुश्किलें आई और खतरात भी आए, लेकिन दोनों खतरात का मुकाबला करने ही मुल्क से चले थे। चुनांचे वो खतरात का मुकाबला करते और मुसीबतों से गुजर जाते। और एक दफा मुश्की और आकिल एक जंगल से गुजरे। घना जंगल था और शिकार की बहुतात थी। चुनांचे मुश्की ने कहा, आकिल आज तो शिकार किया जाए, बहुत दिनों से शिकार नहीं किया। और दोनों शिकार तलाश करने लगे। इतने में मुश्की को एक झाड़ी के पीछे कोई सफेद सफेद चीज दिखाई दी। खरगोश है, मुश्की ने सरगोशी में अपने दोस्त से कहा, और साथ ही उसने जमीन पर से एक पत्थर उठाया और घुमाकर पूरी कुव्वत से खींचकर मारा। झाड़ी के पीछे से खटाक की आवाज आई और वो सफेद चीज जमीन पर ढह गई। वो मारा, मुश्की खुशी से चीख उठा और वो भागा झाड़ी की तरफ। झाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचा तो उसके मुंह से निकला, अरे एक बूढ़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। मुश्की जिस सफेद चीज को खरगोश समझा था वो दरअसल उन बुजुर्ग की सफेद दाढ़ी थी। बुजुर्ग को देखकर मुश्की सन्नाटे में आ गया। उसे बेहद अफसोस हुआ कि ये उसने क्या कर दिया था। इस असना में आकिल भी वहां पहुंच गया था।
शिकार की जगह बड़े मियाँ को पड़ा देखकर वो भी दम्बा खुद रह गया। आकिल, मुश्की ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। आकिल ने झुककर बड़े मियाँ को देखा। फिक्र न करो, बड़े मियाँ सिर्फ बेहोश हुए हैं। आकिल ने कहा। वो दौड़कर करीब के चश्मे से पानी ले आया। मुश्की और आकिल ने मिलकर बड़े मियाँ के मुंह पर पानी के छींटे दिए तो उन्होंने आंखें खोल दी। कुछ देर पड़े कराहते रहे और फिर उठकर बैठ गए। पत्थर उनके माथे पर लगा था, लेकिन शुक्र है कि चोट ज्यादा ना आई थी। हजरत, मुश्की ने कहा, मैं अपनी गलती और गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। आप जो चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। बुजुर्ग ने मुश्की के सर पर हाथ फेरा। बेटे, वो बोले, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कौन हो तुम बेटे? जी, मैं अमन नगरी के बादशाह का बेटा मुश्की हूँ और ये मेरे दोस्त हैं आकिल। मुश्की, बुजुर्ग ने हैरत और खुशी से कहा, वही जो कुतुब शाह की खानकाह में पैदा हुआ और वही 14 साल की उम्र को पहुंचा? जी हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मुश्की ने कहा। कुतुब शाह मेरे दोस्त भी हैं और उस्ताद भी। बुजुर्ग बोले, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे मुतालिक बताया था और तुम्हारी बहादुरी और शराफत की बड़ी तारीफें की थी। ये तो शाह साहब की मेहरबानी है, वरना मैं किस काबिल हूँ? मुश्की ने कहा। खैर, ये तो साबित हो जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम इस जंगल में कैसे आ गए? बुजुर्ग बोले, जी, मैं और आकिल दुनिया की सियाहत को निकले हैं। मुश्की ने जवाब दिया। चुनांचे तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। बुजुर्ग बोले, आपकी जर्रा नवाजी है। मुश्की ने कहा। मुश्की, मेरा एक काम करोगे? बुजुर्ग ने पूछा। आप हुक्म दें। मुश्की बोला। यहाँ से बहुत दूर समंदर पार एक मुल्क है, उसका नाम है काफूर नगरी। बड़ा अजीब नाम है ये तो। मुश्की ने कहा। वहाँ काफूर बहुत मिलता है, इसीलिए उसका ये नाम पड़ गया। बुजुर्ग ने बताया। अच्छा, तो मुझे क्या करना है? मुश्की ने पूछा। वहाँ के बादशाह का नाम भी शाह काफूर है, इसलिए कि वो गोरा चिट्टा है। उसकी एक बेटी है, चंदे आफताब चंदे महताब। चुनांचे उसका नाम महताब है। खूबसूरत इतनी है कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत लड़की कोई दूसरी ना होगी। जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा रहमदिल, नेक, शरीफ और सखी भी। शाह काफूर की और कोई औलाद नहीं है, बस यही एक महताब है। महताब जवान हो गई है और शाह काफूर को उसकी शादी की फिक्र है। मुल्क मुल्क से महताब के पैगाम आए, लेकिन महताब किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। बुजुर्ग ने बताया। क्यों तैयार नहीं होती? मुश्की ने पूछा। इसलिए कि बकौल उसे अपनी पसंद का लड़का अभी तक नहीं मिला है। कैसा लड़का चाहिए उसे? मुश्की ने पूछा। ऐसा जिसमें वो तमाम खूबियां हो जो एक इंसान को फरिश्ते का हम पल्ला कर देती हैं। वो बहादुर हो, निडर हो, मुहिम जो हो और साथ ही साथ नेक, सखी और शरीफ भी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम काफूर नगरी में जाओ। बुजुर्ग बोले। मुझे क्या करना है वहाँ जाकर? मुश्की ने पूछा। तुम्हें बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने हैं और महताब का दिल जीतकर उसे अपनी दुल्हन बनाना है। मुझे यकीन है कि तुम उसे अपनी दुल्हन बना लोगे। मेरा दिल कहता है कि खुदा ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही पैदा किया है। बुजुर्ग ने कहा। हजरत, शादी वगैरह से तो मुझे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं काफूर नगरी जरूर जाऊंगा। हाँ बेटा, जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा और तुम शहजादी महताब को लेकर ही वापस आओगे। बुजुर्ग ने कहा। वो तो हजरत देखा जाएगा। मुश्की ने कहा। फिलहाल तो मैं काफूर नगरी जाने की तैयारी करता हूँ। जाओ, खुदा तुम्हारा हाफिजो नासिर हो और यकीन रखो बेटे, खुदा जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। चुनांचे राजी बरजा रहना। बुजुर्ग ने कहा। चुनांचे यूं बुजुर्ग मुश्की को दुआ देकर अपनी राह चले गए। आकिल, सुना तुमने जो हजरत ने कहा? मुश्की ने पूछा। हाँ सुना, आकिल ने जवाब दिया। तो फिर चला जाए काफूर नगरी? मुश्की ने पूछा। जरूर चलेंगे, आकिल ने जवाब दिया। तो फिर चलो, मुश्की ने कहा। अभी यहीं से? आकिल ने कहा। हाँ बिल्कुल, मुश्की ने जवाब दिया। नहीं, ये ठीक नहीं है, आकिल ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुश्की ने पूछा। बात यह है मुश्की कि सफर लंबा है, नहीं कहा जा सकता कि हमारी वापसी कब होगी। आकिल ने कहा। वो तो ठीक है, मुश्की ने कहा। चुनांचे मेरा मशवरा ये है कि हम वापस अमन नगरी चलें, अपने वालिदैन से इजाजत लें और फिर काफूर नगरी के लिए रवाना हो, ताकि अगर हमें वापस लौटने में देर सवेर हो तो हमारे वालिदैन को हमारी फिक्र ना हो। आकिल का मशवरा न सिर्फ मुनासिब बल्कि बेहद अक्लमंदाना था। चुनांचे वो दोनों वहीं से लौट गए और मंजिलें मारते आखिरकार अमन नगरी पहुंच गए। सब्र बादशाह और मलका बहार अपने बेटे को सही सलामत और तंदुरुस्त देखकर खुश हुए और खुदा का शुक्र अदा किया।
दूसरे ही दिन मुश्की ने अपने वालिदैन से बुजुर्ग की मुलाकात का जिक्र किया, काफूर नगरी के मुताल्लिक भी बताया और शहजादी महताब के मुताल्लिक भी बताया, और फिर काफूर नगरी जाने की इजाज़त चाही। सब्र बादशाह और मलका बहार का जी तो नहीं चाहता था कि अपने लख्ते जिगर को नज़रों से दूर करे, लेकिन वो उसका दिल भी ना दुखाना चाहते थे। और फिर ये भी उम्मीद थी कि मुश्की हो सकता है कि शहजादी महताब को दुल्हन बनाकर ले आए और माँ बाप की सबसे बड़ी आरजू पूरी हो जाएगी। और फिर उन बुजुर्ग की दुआएं भी मुश्की के शामिल हाल थी। चुनांचे उन्हें यकीन था कि वो कामयाब लौटेगा। किस्सा मुख्तसर, बादशाह और मलका ने मुश्की को काफूर नगरी तक के सफ़र की इजाज़त दे दी। मुश्की के सफ़र की तैयारियां होने लगी। आखिरकार रवानगी का दिन और वक्त आ गया। मुश्की बिस्मिल्लाह कहकर घोड़े पर सवार हो ही रहा था कि आकिल भी अपना घोड़ा भगाता आ गया। मुश्की का ख्याल था कि वो अकेला ही काफूर नगरी तक जाएगा, क्योंकि अब तक आकिल उसके पास आया ही नहीं था। और जब उसने आकिल को यूं लेस और तैयार देखा तो मुश्की को हैरत हुई। आकिल, खैरियत तो है? उसने पूछा। हाँ खैरियत है, मैं भी अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर आया हूँ, आकिल ने कहा। यानी तुम भी मेरे साथ चल रहे हो? मुश्की ने पूछा। जाहिर है, आकिल ने जवाब दिया, लेकिन भाई तुम्हें क्या जरूरत है मेरे साथ दर बदर खाक छानने की? मुश्की ने पूछा। मुश्की, तुम मेरे दोस्त हो और जहाँ तुम जाओगे मैं भी जाऊंगा, आकिल ने कहा। तुम्हारा दुख मेरा दुख और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। मुश्की की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया मेरे दोस्त, खुदा ऐसा दोस्त सबको दे। ठीक है चलो आकिल, भली बुरी जैसी भी बीतेगी उसे साथ ही बर्दाश्त कर लेंगे। चलो एक से दो भले। और दोनों दोस्तों ने घोड़ों की बागें उठा दी। बादशाह और मलका उन्हें रुखसत करने आए थे। अमन नगरी के सारे लोग उन्हें रुखसत करने आए थे। सब ने हाथ उठाकर दोनों की कामयाबी और सही सलामत वापसी की दुआ मांगी। दोनों बहादुर अपने सफर पर रवाना हुए। वो चलते रहे, बस चलते ही रहे। रास्ते में कितने देहात आए, कितने ही शहर आते गए। दोनों देहातों में दाखिल होते और उन देहातों के लोगों से मिलते। सीधे सादे देहाती दोनों को खुश आमदीद कहते और अपना मेहमान बनाते। शहर में पहुंचते तो किसी सराय में कयाम करते। यूं उनका सफर जारी था, यूं उनकी सियाहत जारी थी। देहात पीछे छूट रहे थे, शहर पीछे छूट रहे थे। वो एक के बाद एक दरिया अबूर कर रहे थे। वो कितने ही पहाड़ और कितनी ही दलदलें अबूर कर चुके थे, लेकिन काफूर नगरी अभी दूर थी, बहुत दूर थी। और भी एक दिन वो एक जंगल में दाखिल हुए और आगे बढ़ते रहे, लेकिन जंगल था कि किसी सूरत से खत्म होने का नाम ही ना लेता था। और फिर जंगल था भी बेहद घना। दरख्तों की टहनियां ऊपर जाकर यूं आपस में मिल गई थीं कि सूरज की किरणों को ऊपर ही ऊपर रोक लेती थीं। चुनांचे नीचे जंगल में अंधेरा था। दोनों ही जंगल में आगे बढ़ते रहे। कई दिन गुजर गए, लेकिन जंगल ना आज खत्म होता था ना कल। और तब मुश्की उस जंगल से थकने लगा। आकिल, वो बोला, मैं तो अब इस जंगल से उकताने लगा हूँ। मालूम होता है कि ये जंगल दुनिया के किनारे तक है। सब्र से काम लो, आकिल ने कहा। क्या खाक सब्र से काम लूं? ये जंगल तो बेहद मनहूस है, मुश्की ने कहा। ताहम एक दिन हम इससे बाहर जरूर निकल आएंगे, आकिल ने कहा। चुनांचे मुश्की फिर खामोश हो गया, लेकिन खुदा जाने ये कैसा जंगल था कि किसी तरह खत्म होने ही में ना आता था। वो सोचने लगा कि कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए हैं। फिर एक दिन उनके पास खाने पीने का जो जखीरा था वो भी खत्म हो गया। आकिल, अब? मुश्की ने पूछा। पहले भी अल्लाह मालिक था और अब भी अल्लाह मालिक है, आकिल बोला। वो तो है ही, लेकिन अब मैं सचमुच थक गया हूँ। अगर ये जंगल खत्म ना हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। तौबा तौबा दोस्त, तुम ऐसी कम हिम्मती का सबूत दे रहे हो। तुम्हें तो अभी बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने हैं, बादशाह बनना है, आकिल बोला। वो तो सब ठीक है, लेकिन इस मनहूस जंगल ने मुझे शिकस्त दे दी है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम इंशाअल्लाह इससे निकल आएंगे। और मरने का तो ख्याल ही ना करो, क्योंकि जान है तो जहान है। ये जंगल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खत्म तो होगा ही। बस हिम्मत और सब्र की जरूरत है। चुनांचे मुश्की एक बार फिर खामोश हो गया। अब खुदा का करना क्या हुआ कि दूसरे ही दिन मुश्की और आकिल जंगल से निकल आए। वो जंगल जो किसी सूरत से खत्म होने ही में ना आता था, दफतन खत्म हो गया और अब उनके सामने एक बेहद खूबसूरत शहर था। दोनों जंगल के अंधेरे और वीरानी से उकता गए थे। चुनांचे सामने उस खूबसूरत शहर को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों अपने घोड़े दौड़ाकर शहर में दाखिल हुए। साफ सुथरे रास्ते थे और खूबसूरत मकानात थे। वो बाजार में से गुजर रहे थे। एक तरफ मिठाइयों की दुकानें थीं, एक तरफ मुख्तलिफ फलों की।
एक तरफ खिलौनों की तो एक तरफ कपड़े लत्ते की। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था। दुकानों में व्यापारी भी बैठे हुए थे, लेकिन एक अजीब बात थी, रास्ते वीरान थे, मकानों के दरवाजे बंद थे, हर तरफ सन्नाटा था, जैसे मौत यहाँ से गुजर गई हो। भरा पूरा शहर और ऐसा वीरान। मुश्की ने आगे बढ़कर एक दुकानदार से शहर का नाम पूछा। वो खामोश रहा, उसने कोई जवाब ना दिया। जवाब देना तो एक तरफ, उसने नजर उठाकर मुश्की की तरफ देखा तक नहीं। और तब आकिल और मुश्की ने देखा कि हर दुकान में दुकानदार उसी तरह सर झुकाए खामोश और बेहरकत बैठा हुआ है। आकिल, ये क्या बात है, कैसा शहर है ये? मुश्की ने पूछा। खुदा ही बेहतर जानता है, आकिल ने जवाब दिया। खुद मेरी अक्ल हैरान है। ये सब के सब मर गए हैं क्या? मुश्की ने पूछा। या फिर किसी वजह से, शायद जादू के जोर से बुत बन गए हैं, आकिल ने कहा। लेकिन पत्थर तो मालूम नहीं होते, मुश्की ने कहा। ताहम ना कुछ बोलते हैं और ना हरकत करते हैं, आकिल ने कहा। इतने में एक आदमी सामने से आता दिखाई दिया। वो दाएं बाएं देखे बगैर कुछ अजीब चाल से, जो सरासर गैर कुदरती मालूम होती थी, चला आ रहा था। आकिल ने आगे बढ़कर उससे पूछा, क्यों भाई, इस शहर का नाम क्या है? उस आदमी ने कोई जवाब ना दिया। वो बदस्तूर चलता रहा। यहाँ का बादशाह कौन है? उसने फिर कोई जवाब ना दिया। भाई, यहाँ ऐसी वीरानी क्यों बरस रही है? ऐसा मौत का सन्नाटा क्यों है? आकिल ने पूछा। आदमी फिर खामोश रहा और चलता रहा। तुम गूंगे हो क्या? आकिल ने पूछा। और वो आदमी जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। ये क्या बात है यार, आकिल ने कहा। कोई मुंह से बोलता ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। मुश्की को भी हैरत थी, सबके सब गूंगे तो हो नहीं सकते, ये तो कोई अजीब शहर मालूम होता है। दोनों यूं ही बातें करते आगे बढ़े और अब वो एक बुलंद और आलीशान इमारत के सामने थे। उसके फाटक पर दरबान मुस्ताद खड़े थे। ये महल मालूम होता था। दोनों आगे बढ़े। फाटक के दाएं बाएं खड़े हुए दरबानों ने अपने लठ झुकाकर दोनों का रास्ता रोक लिया, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। चंद मिनट बाद दरबानों ने अपने लठ हटा लिए। मुश्की और आकिल अंदर दाखिल हुए। बेशक ये महल ही था। एक अजीब बात ये थी कि पूरा महल लकड़ी का था। लकड़ी की दीवारें, लकड़ी के सुतून और लकड़ी की छत, हर चीज लकड़ी की। इससे भी ज्यादा कमाल की बात ये थी कि दीवारों और सुतूनों पर बेल बूटे और नक्शो निगार खोदकर बनाए गए थे। अक्सर सुतून इंसानों की शक्ल पर तराशे गए थे। ये जबरदस्त बुत अपने सरों पर और हाथों पर छत उठाए हुए थे। दोनों महल के एक से दूसरे कमरे में जाते और हैरत से एक एक चीज को देखते रहे। मेज़ें, कुर्सियां, सोफे, पलंग, गरज हर चीज लकड़ी की और कारीगरी का आला तरीन नमूना थी, लेकिन कमरे में कोई ना था। पूरा महल वीरान पड़ा भाएं भाएं कर रहा था। आकिल, मुश्की ने कहा, इस शहर की खामोशी, यहाँ के लोगों की बेजबानी और इस महल की वीरानी में कोई राज है। मैं तो समझता हूँ कि हम किसी जादू नगरी में आ गए हैं और कोई जादूगर हमें मक्खी या ऐसी ही कोई चीज बना देगा। और अब दोनों जिस कमरे में पहुंचे वो काफी वसीओ अरीज कमरा था। दरबार का कमरा था। दरबारी दाएं बाएं एक कतार में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन कोई जुम्बुश तक ना कर रहा था और ना ही कोई कुछ बोल रहा था। सब के सब जैसे पुतले थे। सामने तख्त पर बादशाह बैठा हुआ था। उसने उन दोनों के पैरों की चाप सुनी तो सर उठाकर उनकी तरफ देखा। उस पर मुश्की और आकिल की खुशी की इंतहा ना रही। शुक्र है, मुश्की ने कहा, इस अजीब शहर में एक ऐसा शख्स तो निकला जो हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ, लेकिन यकीन है कि बोलता ये भी ना होगा। आकिल ने कहा। खुश आमदीद शहजादो, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, और मुश्की और आकिल उछल पड़े। अरे, आप बोल सकते हैं? दोनों ने हैरत से एक जबान होकर कहा। हाँ हाँ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? बादशाह ने कहा। यहाँ इंसान तो सभी मालूम होते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं, मुश्की ने कहा। बादशाह हंसा। शहजादो, ये एक राज है, वो बोला। आओ आगे आओ। दोनों आगे बढ़े। अब वो बादशाह के करीब और सामने खड़े थे। बैठो। बादशाह ने दो खाली कुर्सियों की तरफ इशारा किया। आकिल और मुश्की बैठ गए। मालूम होता है बहुत दूर से आए हो, बादशाह ने कहा। जी हाँ, काफी दूर से। शायद मुहिम जो तबीयत पाई है। आपका ख्याल दुरुस्त है। तुम्हारा आना मुबारक हो। मुझे मुहिम जो लोग पसंद हैं और मैं उनकी कद्र करता हूँ। इस महल को तुम अपना ही समझो और जब तक जी चाहे यहाँ रहो। शुक्रिया। अब अगर मुनासिब समझो तो अपना तारुफ करवा दो, बादशाह ने कहा। जी, ये मेरे साथी, मेरे दोस्त और हमारे बादशाह के साहबजादे मुश्की हैं। सुबहान अल्लाह, तो ये शहजादे हैं? जी हाँ। और इनके वालिद हमारे बादशाह हैं।
सब्र बादशाह, अमन नगरी के बादशाह। सुबहान अल्लाह, सब्र बादशाह का नाम जरूर सुना है और तारीफ भी। अब तो खैर एक मुद्दत हुई कि मेरा रिश्ता दुनिया से कट ही गया है। और तुम? जी मेरा नाम आकिल है और मैं अमन नगरी के वजीर का लड़का हूँ। वाह, खुशकिस्मत हूँ मैं कि तुम दोनों यहाँ आए। बादशाह ने कहा, अब ये बताओ कि इस तरफ कैसे आना हुआ। जी हम काफूर नगरी जाने के लिए निकले हैं, रास्ते में आपका शहर पड़ा और हम यहाँ आ गए। आकिल ने जवाब दिया, और यही अच्छा हुआ। बादशाह ने कहा, अब अगर आप गुस्ताखी माफ फरमाएं तो हम भी कुछ पूछें। आकिल ने कहा, जरूर पूछो, बेधड़क पूछो। बादशाह ने कहा, बादशाह का इकबाल बुलंद हो। आकिल ने कहा, आपका शहर बेहद खूबसूरत है और महल तो एक अजूबा है, पूरी दुनिया में ऐसी इमारत न होगी। लेकिन एक बात ने हमें हैरत में डाल रखा है, और वो ये कि आपका शहर जैसे मुर्दों का शहर और आपकी रियाया जैसे चलती फिरती लाशें। ना कोई बोलता है और ना हूँ हाँ करता है। ये क्या बात है? बादशाह फिर हंसा। वाकई जो भी मेरे शहर और मेरी रियाया को देखेगा चकरा जाएगा। शहजादे, मैं बादशाह नहीं हूँ। फिर कौन है आप? मुश्की ने पूछा। मैं एक बुत तराश हूँ और जात का बढ़ई हूँ। ये शहर मैंने बसाया है और ये रियाया मैंने बनाई है। बनाई है? हम समझे नहीं। जो लोग तुम्हें मिले वो इंसान नहीं है, बल्कि चलते फिरते पुतले हैं। नामुमकिन, दोनों ने कहा। यकीन करो या ना करो, लेकिन ये हकीकत है। बढ़ई बादशाह ने कहा, लेकिन ये एक लंबी दास्तान है जो मैं तुम्हें भी सुनाऊंगा। तुम दोनों मंजिलें मारते आए हो, चुनांचे थके हारे हो। इस वक्त तुम दोनों खाना खाकर आराम करो। मेरे ये बेजान और गूंगे खिदमतगार तुम्हारे आराम का ख्याल रखेंगे। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा बता दूं। और बढ़ई बादशाह उन्हें एक बेहद आरामदेह कमरे में लाया। वो बैठे ही थे कि बढ़ई बादशाह के खिदमतगार यानी पुतले दौड़ पड़े और दोनों के लिए ठंडा मीठा शरबत ले आए। शरबत बहुत उम्दा और फरहत बख्श था। उन्हीं पुतलों ने दस्तरख्वान बिछाया और उन्हीं पुतलों ने खाना चुना। पहले ही लुकमे पर मुश्की और आकिल के मुंह से वाह निकल गई। आपके ये पुतले खाना तो बेहद लजीज बनाते हैं, मुश्की ने कहा। बढ़ई बादशाह जो उन्हीं के साथ बैठा खा रहा था हंसकर बोला, नहीं शहजादे, खाना तो मैं बनाता हूँ। इन पुतलों के बस का रोग नहीं। एक मुद्दत के बाद दोनों को ऐसा लजीज खाना मिला था, चुनांचे खूब सैर होकर खाया। बढ़ई बादशाह कुछ देर तक उनके पास बैठा और फिर इजाजत लेकर सोने के लिए चला गया। मुश्की और आकिल आरामदेह और नरम बिस्तरों पर लेटे कि नींद हाथ बांधे हाजिर थी। दूसरे दिन बेदार हुए तो मुश्की और आकिल ताज़ा दम थे। महीनों के बाद नरम गरम बिस्तर पर और सुकून से सोने को मिला था। चुनांचे ऐसी गहरी और बेखबर नींद सोए कि एक ही करबट में सुबह कर दी। मुंह हाथ धोकर बैठे ही थे कि बढ़ई बादशाह आ गया। उसके पीछे ही पीछे दो खिदमतगार नाश्ता लिए आए और उनके सामने रख दिया। मुश्की, आकिल और बढ़ई बादशाह ने साथ बैठकर नाश्ता किया। क्यों शहजादो? बढ़ई बादशाह ने पूछा। नींद कैसी आई? किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? यहाँ तकलीफ की बात ही कहाँ थी? चुनांचे आकिल ने जवाब दिया, साहब यहाँ आकर पता चला कि आराम और सुकून किसे कहते हैं। अव्वल तो खूब सैर होकर निहायत ही लजीज खाना खाया और फिर जो बेफिक्र होकर सोए तो पता भी ना चला कि रात कब खत्म हुई और कब सुबह हुई। सच तो ये है कि आपकी मेहमान नवाजी और मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करने के लिए हमें अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। ये तो मैंने अपना फर्ज अदा किया है, चुनांचे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। अब अगर आप फुर्सत से हो तो अपनी कहानी सुना दें, मुश्की ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तो मुझे बस फुर्सत ही फुर्सत है। मुश्की और आकिल कहानी सुनने के लिए तैयार हो बैठे। बढ़ई बादशाह ने एक दो दफा खकारने के बाद अपनी आप बीती यूं सुनानी शुरू की। सुनो शहजादो, मेरा नाम याकूब है। मेरे एक भाई भी थे जो मुझसे बड़े थे। उनका नाम मूसा था। हमारा वतन सूरत था और वहाँ का बादशाह था आदिल शाह। हम दोनों भाई सूरत में रहते थे, दोनों जात के बढ़ई, लेकिन आम बढ़इयों से मुख्तलिफ, क्योंकि मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ और कुर्सियाँ और मेज़ें और ऐसी ही दूसरी चीज़ें बनाना हमें पसंद ना था। हालांकि हमारे बाप दादा का यही धंधा था। हम दोनों भाई कोई अजीब और कमाल की चीज़ बनाना चाहते थे, ऐसी चीज़ जो किसी ने ना बनाई हो। कल के घोड़े की कहानी हमने सुनी थी, शायद अलिफ लैला में है ये कहानी। किसी बढ़ई कारीगर ने ऐसा घोड़ा बनाया था और उसमें कोई कल लगाई थी। आदमी उस घोड़े पर सवार होकर वो कल दबाता तो घोड़ा हवा में उड़ने लगता। हमें भी कोई ऐसी ही अजीबो गरीब चीज़ बनाने की धुन थी, चुनांचे हम अपने धंधे में कम ही ध्यान देते थे।
यूं भी बढ़ई, कुम्हार और ऐसे ही दूसरे कारीगर बेचारे भूखों मरते हैं। जितना कमाया उतना खा लिया, और जिस दिन काम ना मिला उस दिन भूखे ही सो रहे। और हम तो ठहरे बढ़ई, इसलिए हमारी हालत तो और भी खराब थी। घर में गुर्बत ने डेरे डाल दिए थे। जब फाके बर्दाश्त न हो सके तो हमारी नजरें बादशाह के खजाने की तरफ उठ गईं। खजाने के दरबानों और पहरेदारों से बातों बातों में मालूम किया तो पता चला कि बादशाह का खजाना भरा हुआ था। आप लोग सोचेंगे कि हम आखिरकार चोरी करने पर तुल गए। जी हाँ, चोरी बहुत बुरी चीज है, गुनाह है। हम चाहते तो बढ़ई के छोटे मोटे काम करके अपना पेट पाल सकते थे, लेकिन कुछ करने और कुछ बनने की धुन बुरी होती है। कुछ करने कुछ बनने की आरजू तो बड़ी नहीं होती। आदमी जब ऐसी आरजू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मंजिलें तय करता है और आखिरकार उसकी आरजू पूरी हो जाती है। सही तरीका भी यही है, लेकिन किसी काम की धुन लगा लेना बहुत बुरी बात है, क्योंकि इसमें नुकसान ही नुकसान है। खैर, तो हमने सोचा कि बादशाह के खजाने पर डाका डाला जाए, लेकिन बल से नहीं बल्कि कल से। चुनांचे हम दोनों भाइयों ने कई महीनों की मेहनत से कल का एक बहुत बड़ा परिंदा बनाया। उसमें ये कमाल था कि हम घर बैठे बैठे उस परिंदे को उड़ाते और घर बैठे ही हम कल दबा दबा कर उसे जिस तरफ चाहते ले जाते और जहाँ चाहते उतार सकते थे। अब हम रात में अपने उस परिंदे को उड़ाते और उसे बादशाह के महल में उतारते, उसे खजाने की कोठरी में पहुँचाते। वो पहुँचकर अपनी चोंच से हीरे जवाहरात, लाल और मोती और अशरफियाँ वगैरह की थैलियाँ उठा उठा कर अपने पेट में भर लेता। जब उसका पेट लबालब भर जाता तो हम घर में बैठे ही बैठे कल दबाते और वो परिंदा खजाने में से निकलता और उड़कर हमारे पास आ जाता। यूं घर बैठे बैठे हम खजाना लूटने लगे। पूरे सूरत में एक तूफान जाग गया कि बादशाह का खजाना गायब हो रहा है, लेकिन चोर पकड़ा नहीं जाता। खलकत हैरान थी और बादशाह परेशान, लेकिन किसी को हम पर शक न हुआ और हो भी नहीं सकता था। रुपया हाथ आया, पेट भरा, इत्मीनान हुआ, फरागत और बेफिक्री नसीब हुई, तो हम अपने काम की तरफ मुतवज्जा हुए। मुतवज्जा क्या हुए, जुट गए, नई नई चीजें बनाने लगे। अव्वल तो उन नए नए तजुर्बों में ही बहुत सा रुपया उड़ गया और फिर चौके बैठे बैठे कमाया था, इसलिए यूं भी दौलत खत्म हुई। आप जाने, इस तरह तो कारून का खजाना भी खत्म हो जाए। जब हमारा चोरी का खजाना खत्म हुआ तो फिर सोचा कि लाओ दौलत हासिल करने की फिर वही तरकीब आजमाई जाए, लेकिन इस दफा हम फंस गए। वो कैसे? मुश्की और आकिल ने एक साथ पूछा। शहजादों, हर दफा लड्डू खाने को नहीं मिलते, हर दफा किस्मत साथ नहीं देती, खुसूसन बुरे कामों में। पाप की नाव भरकर डूबती है, जो किस्मत पहले साथ देती है वो धोखा दे जाती है। हमारी पहली लूट को 4 साल गुजर चुके थे। चोर तो पकड़ा नहीं गया था, खजांची और खजाने, दरबान और पहरेदार सब चौकन्ने थे। खजांची को हुक्म था कि वो दिन में 2 दफा खजाने की कोठरी में जाकर और सब कुछ देखभाल कर अपना इत्मीनान कर ले। चुनांचे खजांची सुबह शाम खजाने की कोठरी में जाता था। खजांची शाम को खजाने की कोठरी में जाता है, ये तो हम जानते थे, लेकिन ये हमें पता नहीं था कि वो सुबह भी खजाना देखने जाता है। इसके अलावा हमें जल्द से जल्द दौलत हासिल करने की धुन लगी थी, और मैं कह ही चुका हूँ कि धुन बुरी होती है और धुनी आदमी आखिर में नुकसान उठाता है। चुनांचे इस दफा हमने अपनी धुन के अंधेपन में अपने कल के परिंदे को सुबह के वक्त खजाना लाने को भेज दिया। खजांची वहाँ मौजूद था। हमारा परिंदा वहाँ उतरा तो खजांची दम बखुद रह गया, और जब उसने परिंदे को अपनी चोंच से थैलियाँ उठा उठाकर अपने पेट में भरते देखा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। उसने फौरन सिपाहियों को बुलाया। सिपाही दौड़कर बादशाह को बुला लाए। बादशाह भी ये अजीब तमाशा देखकर दंग रह गया। अपना पेट भरकर वो परिंदा उड़ा तो बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया कि इसका पीछा करो और देखो कि ये कहाँ उतरता है। अब ये हमारी खुशकिस्मती थी कि इस बात की खबर हमें पहले ही से मिल गई कि बादशाह के सिपाही परिंदे का पीछा करते हुए आ रहे हैं। हमें यकीन हो गया कि अब पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े गए तो नतीजा मालूम है। बादशाह हमें जिंदा गड़वा देगा या कोलू में पिलवा देगा या ऐसी ही कोई लर्जा खेज सजा देगा। इसका तो हमें यकीन था कि हम बहरहाल बख्शे न जाएंगे। बादशाह का खजाना लूटना कोई मामूली जुर्म थोड़ी था। चुनांचे हम दोनों भाइयों ने फरार हो जाने का फैसला किया। अब हुआ यूं कि हम दोनों भाइयों ने बैठे बैठे 2 उड़न खटोले बनाए थे। एक उड़न खटोले की उड़ान 1600 मील थी, यानी वो एक ही वक्त में 1600 मील का फासला तय कर सकता था।
और दूसरे की उड़ान 2800 मील थी। मेरे बड़े भाई मूसा 2800 मील वाले उड़न खटोले में सवार हुए और मैं 1600 मील वाले उड़न खटोले में। इससे पहले कि बादशाह के सिपाही हमारे घर पहुंचते, हमने अपना अपना उड़न खटोला उड़ा दिया। 1600 मील का फासला तय करने के बाद मेरा उड़न खटोला यहाँ इस जंगल में उतर पड़ा, लेकिन 2800 मील वाला उड़न खटोला मेरे भाई को लेकर आगे बढ़ गया। बस शहजादों, उसी दिन से मैं इस जंगल में हूँ। ये जगह मुझे बेहद पसंद आई, किसी भी बस्ती से बहुत दूर, पुरसुकून और हरी भरी। लेकिन जब तन्हाई मुझे डसने लगी तो मैंने वक्त गुजारने और अपनी तन्हाई भी दूर करने की गरज से मैंने ये अजीब शहर बसाया। गोया जंगल में मंगल किया। मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ और मैं ही रियाया भी हूँ। और आपके भाई? मुश्की ने पूछा। पता नहीं उनके उड़न खटोले ने उनको कहाँ उतारा और उन पर क्या बीती। बहरहाल जिस दिन से मैं यहाँ उतरा हूँ तब से लेकर आज तक ना तो मुझे अपने भाई की कोई खबर मिली है और ना ही कोई इंसान इस तरफ आया है। बरसों के बाद और इन पुतलों का शहर बसाने के बाद आज पहली दफा मेरे यहाँ 2 मेहमान आए हैं और वो तुम दोनों हो। याकूब की दास्तान सुनकर मुश्की और आकिल हैरान रह गए, और क्यों ना होते, उसकी दास्तान थी भी अजीबोगरीब। अब तुम दोनों जब तक जी चाहे यहाँ रहो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन खिदमत करूँगा। शहर और यहाँ की हर चीज तुम्हारी है, जो जी चाहे ले लो। सच तो ये है कि तुमने यहाँ आकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मैं किसी इंसान से बातें करने बल्कि किसी की सूरत देखने को तरस गया था। याकूब ने कहा, हमें अफसोस है कि हम यहाँ ठहर नहीं सकते। आकिल ने कहा, हमें काफूर नगरी जाना है और बहुत जल्द वहाँ पहुँचना है, तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो कहो। हमें काफूर नगरी का सीधा और करीब तरीन रास्ता बता दीजिए। मुश्की ने कहा, सीधा और करीब तरीन रास्ता कौन सा है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इस जंगल से आगे गया ही नहीं। याकूब ने कहा, अलबत्ता मैं इस मामले में तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। कैसे? ये तो मैं जानता हूँ कि काफूर नगरी यहाँ से ठीक 1600 मील है। अच्छा, फिर तुम दोनों अपने अपने घोड़े यहीं छोड़ दो और मेरा उड़न खटोला ले जाओ। वो एक वक्त में 1600 मील का फासला तय करता है, चुनांचे तुम दोनों को ठीक काफूर नगरी में उतार देगा। इस तरह तुम लोगों का बहुत सा वक्त भी बच जाएगा और सही सलामत काफूर नगरी में पहुंच जाओगे। मुश्की और आकिल याकूब की इस दरिया दिली और पेशकश पर बहुत खुश हुए। दोनों ने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, उससे रुखसत हुए और सफर की तैयारियों में मसरूफ हो गए। दूसरे दिन बेदार हुए तो महल के सहन में उड़न खटोला तैयार खड़ा था और उसके करीब ही याकूब खड़ा था। मुश्की और आकिल को देखते ही उसने कहा, आओ शहजादो, उड़न खटोला तैयार है। मैंने इसके कल पुर्जे देखभाल लिए हैं, सब ठीक ठाक है। अच्छा, ये उड़न खटोला है? मुश्की ने कहा। वो दोनों उड़न खटोले के करीब पहुंचे। ये हमारे आज के हवाई जहाज से मिलती जुलती कोई मशीन थी। इसे चलाया कैसे जाता है? आकिल ने पूछा, और याकूब ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कौन सी कल दबाने से ये उड़ता है, कौन कल खींचने से इसकी रफ्तार तेज होती है, इसे किस तरह मोड़ा जा सकता है और इसे उतारने के लिए क्या करना चाहिए। अब तुम अल्लाह का नाम लेकर सवार हो जाओ। याकूब ने कहा, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हमें अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। मुश्की ने कहा, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। मुश्की और आकिल याकूब से बगलगीर होकर उड़न खटोले पर सवार हुए। आकिल ने कल दबाई, उड़न खटोला सन्न से ऊपर उठा। नीचे खड़ा हुआ याकूब उड़न खटोले को आसमान की नीलाहटों में गायब होते देखता रहा। पुराने जमाने में मुसाफिर जब किसी दूसरे शहर में जाते तो वो उनके कयाम करने की 2 जगहें होती थी, क्योंकि उस जमाने में होटल वगैरह तो थे नहीं। एक सराय, जिसे हमारे जमाने का आला दर्जे का होटल समझ लो, दूसरा भटियार खाना। ये भटियार खाने मकानात होते थे जिनमें छोटे छोटे कमरे होते थे। भटियार खाने अमूमन भटियारनें चलाती थीं और वही खाना वगैरह पकाकर मुसाफिरों को खिलाती थीं। ये भटियारनें बेहद होशियार और अय्यार होती थीं और मुसाफिरों को उल्लू बनाकर न सिर्फ बहुत सा रुपया ऐंठ लेती थीं, बल्कि मौका मिलता तो उनकी कीमती चीजों पर भी हाथ साफ कर लेती थीं। इस किस्म के भटियार खानों में गरीब मुसाफिर कयाम करते थे। मुश्की और आकिल का उड़न खटोला काफूर नगरी के जिस किनारे पर उतरा, वहाँ से करीब ही एक भटियारन का भटियार खाना था। चुनांचे उन दोनों ने उसी के यहाँ कयाम कर लिया। उस भटियार खाने की मालकिन भटियारन बेहद होशियार और ज़हीन थी और उसका असर और रसूख भी खासा था।
वो बन ठनकर दालान में बैठी पंखा झल रही थी। उसने हमारे दोनों मुसाफिरों से उनका नाम वगैरह पूछा और फिर ये पूछा कि वो कहाँ से आए हैं, कितने दिनों तक क़याम करने का इरादा है और ये कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। उस भटियारन की एक लड़की थी कुलसूम, बेहद होशियार, चालाक, फुर्तीली और फौरन मामले की तह को पहुँचने वाली। वो दरवाजे की ओट में खड़ी हुई अपनी माँ और मुसाफिरों की बातें सुन रही थी। उसने मुश्की का नाम सुना तो अपने कान खड़े कर लिए। अब वो और भी गौर से उनकी बातें सुनने लगी और फौरन इस नतीजे पर पहुंच गई कि अमन नगरी का शहजादा मुश्की उसके यहाँ क़याम कर रहा है। अब हुआ यूं कि कुलसूम की एक सहेली थी नूर जहां, जो एक अमीर बाप की बेटी थी। उसके बाप का शुमार काफूर नगरी के उमरा में होता था। इसके अलावा वो बादशाह यानी शाह काफूर के खास दरबारियों में से था। नूर जहां अक्सर अपनी सहेली कुलसूम से कहा करती थी, कुलसूम, तूने अमन नगरी के शहजादे मुश्की का नाम तो सुना होगा। बेहद शरीफ, बहादुर और मुहिम जो है। बहुत दूर के रिश्ते से वो मेरा फूफीजाद भाई होता है। मुश्की की बहादुरी और मुहिम जोई की दास्तानें अमन नगरी से निकलकर दूर दूर तक पहुंच गई थीं। भटियारन का भटियार खाना गोया गांव के चौपाल। देश देश के मुसाफिर वहां आकर क़याम करते और दूर दराज के मुल्कों की खबरें लेकर आते। चुनांचे मुसाफिरों ने अमन नगरी के शहजादे की अजीब जिंदगी के मुताल्लिक और उसकी बहादुरी के मुताल्लिक भी बहुत सी बातें सुनाई थी। चुनांचे कुलसूम शहजादा मुश्की के नाम से तो बहरहाल वाकिफ थी। अब जो मुश्की ने उसकी माँ के भटियार खाने में क़याम किया तो कुलसूम की खुशी की इंतहा ना रही और वो ये खुशखबरी सुनाने दौड़ी गई अपनी सहेली नूर जहां के घर। नूर जहां ने जो ये सुना कि उसका फूफीजाद भाई खुद काफूर नगरी में आया है और उसकी सहेली के घर ही में ठहरा हुआ है, तो वो भी मारे खुशी के दीवानी हो गई और उसने दौड़कर ये खबर अपनी माँ को सुनाई। उसकी माँ को पहले तो यकीन ही ना आया, लेकिन जब कुलसूम ने कसम खाकर कहा कि उसके भटियार खाने में ठहरने वाला अमन नगरी का शहजादा मुश्की ही है और उसके साथ उसका दोस्त और वजीर का बेटा आकिल भी है, तो बड़ी बी को यकीन करते ही बनी। बड़ी बी ने भी मुश्की को कभी देखा ना था, अलबत्ता उसके मुताल्लिक सुना बहुत कुछ था। बड़ी बी तो फौरन तैयार होकर अपनी बेटी नूर जहां के साथ कुलसूम के घर चल दी। अभी मुश्की और आकिल मुंह हाथ धोकर फारिग हुए थे कि बड़ी बी नूर जहां और कुलसूम को लिए हुए आ पहुंची। बड़ी बी ने आते ही पहले तो मुश्की की चट चट बलाएं ली, फिर अपना तारुफ कराया। खुदा जाने कितने कितने नाम गिनाए और घुमाव फिराव के रिश्तों से साबित कर दिया कि वो उसकी फूफी हैं। इधर मुश्की की माँ मलका बहार ने भी एक दफा बातों बातों में अपनी उस दूर की ननद का जिक्र कर दिया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि उसकी ये दूर की ननद कहाँ रहती है, क्योंकि खुद मलका बहार को भी उसका पता ना था। बहरहाल शहजादे को यकीन हो गया कि ये बड़ी बी उसकी माँ की ननद हैं। बेटा, बड़ी बी ने अपनी बेटी का तारुफ कराया। ये है तेरी बहन नूर जहां, बेहद शोख और शरीर है। तुझसे मिलने के लिए ऐसी बेताब थी कि अमन नगरी का कठिन और लंबा सफर करने तक के लिए तैयार हो गई थी। अरे बेटा, सचमुच मैंने इसकी टांग बांध कर रखी थी, वरना ये तो कब की अमन नगरी की तरफ रवाना हो गई होती। अब वो नूर जहां की तरफ घूम गई। ले देख ले, ये है तेरा भाई जो खुद चलकर तुझसे मिलने आया है। वाह, मुझसे मिलने क्यों आने लगे? नूर जहां ने शरारत से दीदे नचाकर कहा। ये ठहरे शहजादे और हम ठहरे, ऐसी बात नहीं है बहन, मुश्की ने कहा। मैं सचमुच तुमसे मिलने आया हूँ। इतना लंबा सफर तुम्हारे लिए ही तो तय किया है। झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ, नूर जहां ने कहा। मुश्की दम्बा खुद रह गया। बड़ी भी बिगड़ के नूर जहां से बोली, ए चुप भी रह लड़की, जो मुंह में आता है बस बक देती है, ना किसी को बैठा देखती है और ना उठा। मैं सच कहती हूँ अम्मा, झूठ बोल रहे हैं ये। अरे बेटा, तुम इसकी बात का बुरा ना मानना। बड़ी भी मुश्की की तरफ घूम गई। नहीं फूफी, मैंने बुरा नहीं माना, मुश्की ने हंसकर कहा। अलबत्ता मैं अपनी बहन से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि मैंने क्या झूठ कहा है। यही कि तुम हमसे मिलने आए हो, नूर जहां ने कहा। हालांकि ये सच है, मुश्की ने कहा। वाह, सच कैसे हो गया? नूर जहां ने कहा। अगर ऐसा ही होता तो भटियार खाने में क़याम के बजाय आप सीधे हमारे घर ना आते। मुश्की के पास इसका कोई जवाब ना था। वो बगले झांकने लगा। नूर जहां की माँ ने कहा, अरे हाँ बेटा, ये क्या जुल्म किया तुमने कि गैरों की तरह भटियार खाने में उतर पड़े? हम मर गए थे क्या, या हमारा घर याद नहीं था? ये तो खुद हमारे लिए भी डूब मरने का मकाम है। तौबा तौबा, अब मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ नहीं ठहरने दूंगी।
अपना सामान उठाओ और इसी वक्त हमारे साथ हमारे घर चलो। इनकार की ताब ना थी। मुश्की और आकिल ने अपना खोला हुआ बोरिया बिस्तर फिर लपेटा और बी भटियारन को कुछ इनाम दिया और दोनों बड़ी बी और नूरजहां के साथ उनके घर की तरफ चल दिए। मुश्की और नूरजहां में खूब गाड़ी छनती थी। नूरजहां मुश्की से उम्र में कम थी, लेकिन उसकी बातें बड़ी दिलचस्प होती थीं। उसकी बातों में मुश्की और आकिल को बेहद मजा आता था। वो उसकी बातें सुनते ना थकते थे और नूरजहां ना बोलते थकती थी। चुनांचे यूं मुश्की और नूरजहां में ऐसी मोहब्बत और बेतकल्लुफी पैदा हो गई कि दो हकीकी भाई बहन में भी ना होगी। जब यूं हुआ तो फिर नूरजहां से कुछ भी छुपाने की जरूरत ना रही। इसलिए मुश्की ने उससे सब कुछ बता देने के बाद कहा, अब तुम समझ गई होगी नूरजहां कि मैं यहाँ काफुर नगरी में क्यों आया हूँ। हाँ समझ गई, शहजादी महताब की खातिर। नूरजहां भौएं नचाकर बोली, बिल्कुल, लेकिन यहाँ जनाब की दाल गलती नजर नहीं आती। क्या मतलब? शहजादी किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, मुझसे भी तैयार ना होगी। तुम में कौन से सरखाब के पर लगे हैं ये तो मैं नहीं जानता, मुश्की ने कहा, लेकिन अब मुझे भी जिद आ गई है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शहजादी महताब से, वरना उम्र भर कुंवारे बैठे उसके नाम की माला जपते रहोगे, यही ना? नूरजहां हंसी। तुम तो नूरजहां हर बात हंसी में उड़ा देती हो। नूरजहां एकदम से संजीदा हो गई। तुम बेसब्री का मुजाहिरा ना करो तो मैं कुछ कोशिश करूं। मुश्की खुश हो गया। मेरी बेहद अच्छी मुन्नी मुन्नी सी बहन, वो बोला। बस बाबा बस, चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं, मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगी। नूरजहां ने कहा, क्या करोगी? कहा ना कि जो भी बन पड़ेगा। फिर भी तौबा, तुम तो जान को आ जाते हो। अच्छा सुनो। हाँ सुनाओ, मुश्की ने कहा और बड़े इश्तियाक से आगे की तरफ झुक गया। बात यह है कि शहजादी महताब मेरी सहेली है, या यूं कहूँ कि मैं उसकी सहेली हूँ। मुश्की उछल पड़ा। सच? वो बोला। नहीं झूठ, नूरजहां ने मुंह फुलाकर कहा। लो भाई, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा अब कुछ नहीं कहूँगा, बस लो कान पकड़ता हूँ, मुश्की ने कहा। हाँ अब ठीक है, नूरजहां ने सर हिलाया। अब तुम कहो तो महताब से मुलाकात करने के बहाने उसके पास जाऊं, तुम्हारी आमद का जिक्र करूं, तुम्हारी बहादुरी वगैरह की झूठी तारीफ करूं। झूठी तारीफ? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहादुर कुछ नहीं हो, यूं ही खामखा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। तो तुम्हारी झूठी झूठी तारीफ करूं और फिर शहजादी का इरादा मालूम करने की कोशिश करूं। खुदा की कसम, यानी वाह, मेरा मतलब है तुम आज ही चली जाओ। फिर वही बेसब्री। नूरजहां ने आंखें दिखाई। अच्छा भूल हो गई, मुश्की ने कहा। तौबा करो, नूरजहां ने कहा। अच्छा तौबा करता हूँ, मुश्की ने कहा। बहुत अच्छे और फर्मा बरदार लड़के हो। चुनांचे माँ बदौलत आज ही जाएंगे शहजादी साहिबा के पास, नूरजहां ने तन कर कहा। चुनांचे उसी दिन नूरजहां शहजादी से मिलने महल में पहुंची। उधर महताब भी पिछले कई दिनों से नूरजहां को याद कर रही थी। बात ये थी कि नूरजहां बाल बाल मोती पिरोने के फन में आप अपनी मिसाल थी, लेकिन वो अपने फन की डींग कभी किसी के सामने ना हाँकती थी, और ना ही वो फितरतन मगरूर थी, और ना ही उसे अपनी तारीफ सुनने का शौक था। चुनांचे उसकी इस खूबी या उसके इस फन से उसकी दो चार सहेलियां ही वाकिफ थीं। उसकी ऐसी ही एक सहेली ने, जो इत्तेफाक से शहजादी की भी सहेली थी, बातों बातों में शहजादी महताब से एक दिन कहा था, शहजादी साहिबा, आप एक दफा नूरजहां से अपने बालों में कंघी करवाएं और उससे कहें कि वो आपके एक एक बाल में मोती पिरोए। हमारी नूरजहां इस फन की माहिर है, सचमुच आप खुश हो जाएंगी। तुम ये हमारी नूरजहां की बात कर रही हो? शहजादी ने पूछा। हाँ उसी की, लेकिन उसने कभी हमें बताया नहीं कि वो बाल बाल मोती पिरो सकती है। महताब ने कहा, हमें बालों में मोती पिरोने के बड़े अरमान हैं। फिर खुदा के फजल से अब्बा के खजाने में मोतियों की कमी नहीं, ढेरों हैं। हमें क्या पता था कि नूरजहां ये काम कर सकती है। बहुत दिनों से वो हमारे पास आई भी तो नहीं। चुनांचे यूं पिछले कई दिनों से महताब नूरजहां का इंतजार कर रही थी और उसे बुलाने के लिए महल की किसी कनीज को भेजने के मुताल्लिक सोच ही रही थी कि नूरजहां खुद ही आ गई। वाह, तुम बहुत महंगी बन गई हो नूरजहां, शहजादी महताब ने शिकायत की। बहुत दिनों में आई हो, घर के काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती शहजादी साहिबा, नूरजहां ने कहा। आज जरा फुर्सत मिली तो भागी आई। एहसान किया हम पर, शहजादी महताब हंस पड़ी। वैसे हम कई दिनों से तुम्हें याद कर रहे थे। हमारे नसीब, वरना ये कनीज किस काबिल है। हमने सुना है कि तुम बाल बाल मोती पिरोना खूब जानती हो। जी हाँ, यूं ही उल्टे सीधे पिरो देती हूँ।
लेकिन तुमने हमसे कभी कहा नहीं इसके मुतालिक। इसमें कहने काबिल बात ही कौन सी थी जो कहती, और फिर मेरा ये ख्याल भी था कि आप जानती होंगी। नहीं, हम नहीं जानते थे। बहरहाल आज तुम यहाँ रहोगी। मैं आदमी भेजकर तुम्हारी वालिदा को खबर किए देती हूँ कि तुम आज यहीं रहोगी। चुनांचे वो फिक्र न करें। आज हमारी कंघी चोटी तुम करोगी और हमारे एक एक बाल में मोती पिरोगी। मैं भला इनकार कर सकती हूँ? नूरजहां ने कहा, क्योंकि वो शहजादी के पास ठहरने के बहाने ढूंढ रही थी। शहजादी ने मोती लाने का हुक्म दिया। वहाँ तो हुक्म की देर थी। दरबान दौड़ गए और थोड़ी देर बाद ही कई थाल मोतियों के भरे हुए शहजादी के सामने धरे हुए थे। नूरजहां ने शहजादी के बालों में कंघी करके एक एक बाल अलग किया और फिर बालों में मोती पिरोकर उन्हें गौंथ दिया। इस काम में पूरा दिन सर्फ हो गया। नूरजहां जब शहजादी के बालों में मोती पिरो चुकी तो उस वक्त शाम हो चुकी थी। पहले तो शहजादी उठकर आईने के सामने जाकर खड़ी हुई और नूरजहां की कारीगरी देखकर दंग रह गई। उसके एक एक बाल में सच्चे मोती यूं जुगर जुगर कर रहे थे जैसे अंधेरी रात में जुगनू। शहजादी बहुत खुश हुई। उसने दिल खोलकर नूरजहां की तारीफ की और फिर उसे लेकर अपने खास बाग में आ गई। शाम का ठंडा पहर था। फरहत बख्श हवा के झोंके चल रहे थे। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे और बाग में फव्वारे चल रहे थे। नूरजहां और महताब एक फव्वारे के सामने संगे मरमर की नशस्त पर बैठ गईं। इधर उधर की बातों के बाद नूरजहां ने कहा, शहजादी साहिबा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं। शहजादी तो आज नूरजहां से बेहद खुश थी। उसने कहा, जरूर पूछो, बेधड़क पूछो। कदरे शशो पंज के बाद नूरजहां ने हिम्मत करके पूछा, शहजादी साहिबा, मुल्क से आपके लिए पैगाम आए हैं और आ रहे हैं, लेकिन ये क्या बात है कि आप इनकार किए जा रही हैं? क्या कोई शहजादा आपको पसंद नहीं आया? छोटा मुंह और बड़ी बात होती है, लेकिन मैं पूछती हूँ, आपके लिए आसमान से क्या कोई फरिश्ता उतरेगा? ये सुनते ही महताब उदास हो गई। उसने एक आह सर्द भरकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है नूरजहां। बेशक दूर दूर से और बड़े बड़े शहजादों के पैगाम आए हैं मेरे लिए, और ये भी सच है कि मैं इनकार करती रही हूँ और आइंदा भी इनकार करती रहूंगी। तो क्या इस दुनिया में कोई ऐसा शहजादा नहीं जो आपके काबिल हो? नूरजहां ने पूछा। नहीं, ये बात नहीं है, शहजादी महताब ने कहा। फिर क्या बात है? नूरजहां ने पूछा। मजबूरी है नूरजहां, शहजादी महताब ने कहा। ऐसी क्या मजबूरी है? नूरजहां ने पूछा। नूरजहां, ये मेरा एक राज है जो मैंने किसी से नहीं कहा, शहजादी महताब ने कहा। और मुझसे भी ना कहेंगी? नूरजहां ने पूछा। नहीं, अब तुझसे क्या छुपाना, शहजादी ने कहा। शुक्रिया। तो वो क्या राज है जिसकी बिना पर आप शादी करना ही नहीं चाहती? नूरजहां ने कहा। ये तो मैंने नहीं कहा, अलबत्ता जिनके पैगाम आए हैं उनसे शादी करना मैं नहीं चाहती, शहजादी ने कहा। तो फिर किससे शादी करना चाहती हैं आप? नूरजहां ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानती, शहजादी ने कहा। क्या मतलब आपका? नूरजहां ने पूछा। या सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो एक हंस है या था। हंस? हाँ, हंस। शहजादी साहिबा, माफी चाहती हूँ, लेकिन आपकी बातें मेरी तो समझ में नहीं आती। हंस तो एक परिंदा है और आप इंसान हैं। नूरजहां ने पूछा। बस यही तो गड़बड़ है, शहजादी ने कहा। आप अपने दिल की बात कहें, इस सिलसिले में शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नूरजहां ने कहा। तुम क्या? कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, ताहम तुम्हें सब कुछ बताए देती हूँ। इस तरह मेरे दिल की भड़ास ही निकल जाएगी, शहजादी ने कहा। नूरजहां तैयार होकर बैठ गई और शहजादी महताब ने यूं कहना शुरू किया। सुनो नूरजहां, ये एक अजीबोगरीब कहानी है और मुझे यकीन है कि तुम मुझ पर हंसोगी और मुझे बेवकूफ कहोगी। एक रात मैंने एक ख्वाब देखा था और अब उसी ख्वाब के सच्चा होने का इंतजार कर रही हूँ। उस रात मैं खूब गहरी नींद सो गई थी और तब मैंने ख्वाब में देखा कि मैं हंसनी हूँ और मेरे शौहर एक बेहद खूबसूरत राजहंस हैं और हम दोनों मानसरोवर के साहिल पर रह रहे हैं। हम दोनों में बेहद मोहब्बत थी, सही मायनों में एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। हमारे एक बच्चा भी था, बेहद खूबसूरत, नन्हा मुन्ना और प्यारा प्यारा हंस। एक दिन क्या हुआ कि मेरे राजहंस चारा चरने गए हुए थे। मैं और मेरा बच्चा घोंसले में अकेले थे। मुझे मेरा बच्चा बेहद प्यारा था, मैं कभी उसे छोड़कर जाती ना थी। उस दिन भी मैं अपने बच्चे को लिए मजे से अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि यकायक बड़े जोर की आंधी उठी। तौबा तौबा, क्या झक्कड़ था।
अपने ख्वाब की उस कैफियत को याद करती हूँ तो अब भी कांप कांप उठती हूँ। हवा ने मेरा घोंसला तोड़ दिया, बिखेर दिया और मेरे बच्चे को भी मेरे बाजुओं के नीचे से घसीट लिया। बच्चे को संभालती हूँ तो घोंसला जाता है और घोंसले को संभालती हूँ तो बच्चा। ये हालत थी। मैंने घोंसला और बच्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन ना घोंसला संभाल सकी और ना बच्चे को बचा सकी। एक रोज के झक्कड़ ने घोंसले का तिनका बिखेर दिया और बच्चा फड़फड़ाकर नीचे मानसरोवर में गिर गया। पानी बहुत गहरा था, मेरा बच्चा डूब गया और मैं देखती की देखती रह गई। सच पूछो तो मैं कर भी क्या सकती थी। मैं रोती पीटती बैठी रही और अपने राजहंस की वापसी का इंतजार करने लगी। वो भी आंधी में फंस गए थे और हवा उन्हें कहां से कहां घसीट कर ले गई थी। कई दिनों के बाद वो थके हारे वापस आए। मैंने उन्हें बताया कि हमारे साथ क्या हादसा पेश आया। उन्होंने तसल्ली के चंद अल्फाज कहे और अफसोस का इजहार किया। एक दो आहें भरी और घोंसला बनाने में मसरूफ हो गए। घोंसला बन गया तो हम फिर उसमें रहने लगे। अपने बच्चे के गम को मैं बर्दाश्त कर ही ना सकती थी। उठते बैठते वो मुझे याद आता और फिर मेरी आंखों के आंसू खुश्क होते ना थे। मुझे तसल्ली देने के बजाय मेरे राजहंस ने बिगड़कर कहा, अब क्यों रो रो कर अपनी हालत खराब कर रही हो? तुम्हारे यूं रोने धोने से हमारा बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा। हाँ, अगर वापस आता हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रोने को तैयार हूँ। उनकी ये बात मुझे बहुत बुरी मालूम हुई, लेकिन मैंने मुंह से कुछ न कहा, बस चुपकी बैठ रही। चंद दिन गुजर गए तो एक सुबह मेरे राजहंस ने मुझसे कहा, चलो मोती चुगने चलें। इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और गम भी हल्का हो जाएगा। अव्वल तो मेरा दिल पहले ही जला हुआ था। इस पर उनकी पिछली बात भी मुझे बुरी मालूम हुई थी। अब वो कह रहे थे कि चलो मोती चुगने चलें। मैंने सचमुच आग होकर उनसे कह दिया, तुम्हारा जी चाहे तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, संग दिल कहीं के। और संग दिलों की तरह वो अपने दोस्तों के साथ मोती चुगने चले भी गए। उस दिन तो मेरे दिल की हालत बस गैर हो गई। जिंदगी मुझे जहर मालूम होने लगी। मुझे इस जिंदगी और दुनिया से, हत्ता कि अपने राजहंस से भी नफरत हो गई। मैंने ना कुछ सोचा और ना समझा और अपने घोंसले से मानसरोवर में कूद पड़ी और यूं मैंने खुदकुशी कर ली। फिर मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा राजहंस मोती चुगकर वापस आया और मुझे ना पाकर दीवाना हो गया और जंगल जंगल मुझे पुकारने लगा कि मेरी हंसनी, मेरी हंसनी। तो ये है सारी बात। मैंने अपने दिल की बात कह दी। मुझे यकीन है कि जैसा ख्वाब मैंने देखा था ऐसा ही किसी दूसरे ने भी देखा होगा और वो सहरा सहरा बस्ती बस्ती मुझे तलाश करता और मेरी हंसनी पुकारता होगा। बस मैं अपने उसी राजहंस का इंतजार कर रही हूँ। वो आ जाए तो मैं उससे शादी कर लूँ। बस यही वजह है कि मैं हर एक का पैगाम ठुकरा रही हूँ और शादी करने से बराबर इनकार किए जा रही हूँ। अब तुम्हारा जी चाहे तो मुझे बेवकूफ कह लो, मेरा मजाक उड़ा लो या मुझ पर हंस लो, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा ख्वाब सच्चा है और ये कि एक दिन मेरा राजहंस मुझे तलाश करता हुआ आ जाएगा। बहुत मुबारक ख्वाब था आपका शहजादी साहिबा। मुझे यकीन है कि आपका राजहंस आपको तलाश करता हुआ आ जाएगा, नूरजहां ने कहा। लेकिन दिल में बोली, बुजुर्गों ने सच कहा है कि बादशाह, राजा, रानी और शहजादे शहजादियां बड़े धनी होते हैं। भला ऐसे ख्वाब कभी सच्चे हुए हैं? ताहम मैं शहजादी का ख्वाब सच्चा साबित कर दूंगी। उसी शाम उसने घर पहुंचकर पूरी दास्तान मुश्की और आकिल को सुना दी। सचमुच ये तो अजीब लड़की है, आकिल ने कहा। शहजादी महताब सिर्फ तुम्हारे काबिल है। ऐसी लड़की किस्मत से मिलती है। तुम्हें बहरहाल उसे हासिल करना है, लेकिन किस तरह? वो तो अपने राजहंस का इंतजार कर रही है। मुश्की ने हंसकर कहा, तो तुम बन जाओ ना उसके राजहंस। नूरजहां ने कहा, मैं तो भाई अच्छा भला इंसान हूँ, परिंदा कैसे बन जाऊं? इसकी तरकीब मैं बताती हूँ, नूरजहां ने कहा। दूसरे दिन काफूर नगरी में गुल पड़ा कि दो बेहद अल्लाह वाले और पहुंचे हुए फकीर आए हैं, और ये कि उन्होंने बस्ती के बाहर और पीपल के पेड़ की छांव में डेरा डाल दिया है। दोनों बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन उनमें का एक फकीर मेरी हंसनी, हाय मेरी हंसनी का ऐसा नारा लगाता है कि लोगों के दिल लरस जाते हैं। काफूर नगरी के लोग दौड़ दौड़ कर उन अल्लाह वाले फकीरों के पास जाते और उनसे अपनी हाजत रवाई के लिए दुआएं करवाते हैं। अब ये हाल था कि बस्ती के बाहर और पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द हर दम एक मेला सा लगा रहता है। हर दुआ के बाद उनमें से एक फकीर मेरी हंसनी, हाय मेरी हंसनी का नारा लगाता है।
پھر تو یہ ہوا کہ یہ دونوں فقیر ہر روز بستی میں آنے اور گھوم پھر کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ ان میں کا ایک فقیر ہر قدم پر میری ہنسنی، ہائے میری ہنسنی کا نعرہ لگاتا جا رہا تھا۔ ان فقیروں کی آمد اور ان میں کے ایک فقیر کے اس مخصوص اور عجیب نعرے کی خبر رفتہ رفتہ شہزادی مہتاب کے کانوں تک بھی پہنچی۔ کچھ پتہ چلا کون ہے یہ فقیر اور کہاں سے آئے ہیں؟ شہزادی مہتاب نے اپنی ایک کنیز سے پوچھا۔ پتہ نہیں کون ہے، لیکن ہیں بڑے پہنچے ہوئے، کنیز نے کہا۔ ان میں سے ایک تو بس میری ہنسنی، ہائے میری ہنسنی کی رٹ لگاتا ہے، اس کے علاوہ وہ اور کچھ کہتا ہی نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ کیا رٹ لگاتا ہے وہ؟ شہزادی چونکی۔ میری ہنسنی، ہائے میری ہنسنی، بس یوں کہتا ہے، اللہ جانے کیا مطلب ہو اس کا۔ شہزادی مہتاب کو اپنا خواب اور اپنا راج ہنس یاد آ گیا۔ میں بہرحال اس فقیر سے ملنا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ این اس وقت باہر سے ایک نعرہ سنائی دیا، میری ہنسنی، ہائے میری ہنسنی۔ یہ نعرہ نہ تھا بلکہ ایک درد بھری چیخ تھی۔ شہزادی کا دل پگھل گیا۔ وہ دوڑ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور تب اس نے فقیر کے بھیس میں مشکی کو دیکھا۔ اس کے سر پر لمبے لمبے بال تھے، چہرے پر لمبی داڑھی تھی، ہاتھ میں کشکول اور پیروں میں کھڑاؤں تھے، اور اس نے گیروئے رنگ کی کفنی پہن رکھی تھی، لیکن اس لباس میں بھی وہ مردانہ حسن کا نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ شہزادی مہتاب کا دل اس کی طرف کھنچ گیا۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا، میں اس فقیر سے ملنا چاہتی ہوں، اسے فوراً حاضر کرو۔ کنیز فوراً دوڑی گئی۔ اس نے دربان کو خبر کی اور دربان اس فقیر کو بلانے دوڑ گیا۔ شہزادی مہتاب اپنے محل کے ملاقات کے کمرے میں بیٹھ کر فقیر کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹوں بعد کنیز فقیر کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئی، لیکن یہ وہ فقیر نہ تھا جو میری ہنسنی کا نعرہ لگاتا تھا۔ یہ اس کا ساتھی دوسرا فقیر تھا۔ یہ دوسرے فقیر کے لباس میں مشکی کا دوست عاقل تھا۔ میں نے تو اس دوسرے فقیر کو بلایا تھا، شہزادی مہتاب نے خفا ہو کر کہا۔ کنیز تھر تھر کانپنے لگی، لیکن عاقل نے جواب دیا، شہزادی وہ بڑے اللہ والے ہیں اور انہوں نے محل یا کسی کے گھر میں قدم نہ رکھنے کی قسم کھائی ہے۔ شہزادی مہتاب سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، اچھی بات ہے، چنانچہ میں آپ سے ہی وہ پوچھتی ہوں جو ان سے پوچھنا چاہتی تھی۔ کیا آپ میرے ہر سوال کا جواب دیں گے؟ ضرور دوں گا، بشرطے کہ آپ کے سوال اس قابل ہوئے۔ اچھا تو پھر بتائیے، آپ کے وہ دوسرے ساتھی کون ہیں اور ایسا دل پگھلا دینے والا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ عاقل خوش ہو گیا کہ وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا، تاہم اس نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے کہا، معاف کرنا شہزادی صاحبہ، میں آپ کے ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ میرے ساتھی نے مجھ سے یہ راز کسی سے نہ کہنے کا وعدہ لیا ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہو تو میرے ساتھی کی ذات اور اس کے نعرے سے بھلا کس کی زندگی اور موت کا سوال ہو سکتا ہے؟ میری زندگی کا۔ جی ہاں، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ عاقل جھوٹ موٹ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ اگر آپ نے یہ نہ بتایا تو میں پاگل ہو جاؤں گی یا مر جاؤں گی، شہزادی مہتاب نے کہا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، تو پھر بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھی کون ہیں اور ایسا نعرہ کیوں لگاتے ہیں، لیکن قسم کھائیے کہ آپ یہ بات اپنے تک ہی رکھیں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں۔ اچھا تو سنیے، میرے ساتھی امن نگری کے شہزادے مشکی ہیں۔ کیا؟ شہزادی اچھل پڑی۔ جی ہاں، لیکن انہوں نے یہ روپ کیوں بنا رکھا ہے؟ کیا وہ پاگل ہو گئے ہیں؟ جی نہیں، وہ پاگل نہیں ہوئے۔ پھر کیا بات ہے؟ یہ ایک دکھ بھری داستان ہے شہزادی، میں سننا چاہتی ہوں۔ بہت اچھا، بے شک میرے ساتھی شہزادے مشکی ہیں اور میں ان کے بچپن کا ساتھی اور دوست امن نگری کے وزیر کا بیٹا عاقل ہوں۔ ارے، شہزادی کی حیرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک رات شہزادے مشکی گہری نیند میں سے گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ میں ان کے قریب ہی سو رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا، شہزادے مشکی بے حد پریشان تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ان کا خواب یوں تھا جیسے وہ ایک راج ہنس ہیں اور اپنی بیوی اور اپنے ایک ننھے منھے بچے کے ساتھ مان سروور کے کنارے رہتے ہیں۔ ایک دن بڑے زور کی آندھی چلی، اس وقت خود وہ یعنی مشکی کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ خیر تو آندھی میں گھونسلہ ٹوٹ گیا اور بچہ مان سروور میں ڈوب کر مر گیا۔ ان کی بیوی یعنی ہنسنی کو اس کا سخت غم تھا، لیکن اس وقت مشکی کی کوئی بات ہنسنی کو بری لگی، اس لیے اس نے بھی مان سروور میں کود کر خودکشی کر لی۔ مشکی کو اپنی ہنسنی سے بے حد محبت تھی، چنانچہ بیوی کی خودکشی کا انہیں بے حد صدمہ ہوا اور آخر کار وہ بھی مان سروور میں پھاند پڑے۔ تو یہ تھا ان کا خواب۔
اس کے بعد انہوں نے محل چھوڑا اور وطن چھوڑا، اور اب شہر شہر، جنگل جنگل اور دریا دریا اپنی اس بیوی کو تلاش کرتے اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور یہ نعرہ لگاتے ہیں، میری ہنسنی، ہائے میری ہنسنی۔ انہیں یقین ہے کہ کسی اور نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہوگا، اور جس نے یہ خواب دیکھا ہوگا وہی ان کی بیوی بنے گی اور ان کا دکھ دور کرے گی۔ میں ان کا دوست ہوں، چنانچہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں، لیکن ہائے ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہ سنتے ہی شہزادی پر غشی طاری ہونے لگی۔ عاقل اسے سنبھالنے دوڑا۔ شہزادی صاحبہ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ شہزادی سنبھلی۔ عاقل میرے بھائی، وہ بدقسمت لڑکی میں ہوں۔ وہ بولی، کون سی بدقسمت لڑکی؟ یہ آپ کیا کہتی ہیں؟ میں ہی وہ ہنسنی ہوں جسے وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ جی آپ؟ عاقل نے بظاہر حیرت سے کہا، لیکن دل میں خوش تھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا۔ ہاں میں، شہزادی بولی، میں نے بھی ہو بہو ایسا ہی خواب دیکھا تھا جیسا کہ شہزادے مشکی نے دیکھا ہے، اور تب سے میں بھی اپنے راج ہنس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور پھر ایک مبارک دن اور مبارک تاریخ میں شہزادہ مشکی اور شہزادی مہتاب کی شادی ہو گئی۔ دونوں خوش تھے، شہزادی مہتاب کے والدین خوش تھے اور کافور نگری والے خوش تھے۔ اس شادی کا جشن کتنے ہی دنوں تک منایا جاتا رہا۔ اب شہزادہ مشکی اور عاقل شاہ کافور کے محل میں رہتے تھے۔ عاقل کو ایک الگ اور بے حد شاندار کمرہ دے دیا گیا تھا، اور یوں ان سب کے دن مزے میں اور ہنسی خوشی گزرنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر امن نگری تک بھی پہنچ گئی۔ صبر بادشاہ اور ملکہ نے سنا تو انہیں حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ حیرت اس بات کی کہ مشکی نے انہیں خبر دیے بغیر شادی کر لی، اور خوشی اس بات کی کہ بہرحال اس نے شادی تو کر لی۔ صبر بادشاہ نے اپنے وزیر یعنی عاقل کے باپ کو بڑے لاؤ لشکر اور تحفے تحائف کے ساتھ کافور نگری بھیجا۔ وزیر وہاں پہنچ کر شہزادہ مشکی، شہزادی مہتاب اور اپنے بیٹے عاقل سے ملا اور خوش ہوا اور کہا کہ وہ ان سب کو لے جانے آیا ہے۔ لیکن مہتاب کا جی ابھی جانے کو نہ چاہتا تھا، چنانچہ وزیر نے بھی زور نہ دیا۔ اس نے صبر بادشاہ اور ملکہ بہار کی طرف سے تحائف شاہ کافور اور اس کی ملکہ کی خدمت میں پیش کیا، اور دونوں کو خوب بہت مبارکباد دے کر رخصت ہوا۔ وقت کو گزرتے دیر نہیں لگتی، وہ کسی کے روکے نہیں رکتا۔ چنانچہ 3 سال گزر گئے، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب مشکی بہت زیادہ اداس اور بے قرار تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اسے اپنے والدین اور اپنا وطن یاد آ رہا تھا۔ اپنے والدین سے ملنے کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے وہ بے قرار تھا، اور وطن کی ہوا میں سانس لینے کے لیے اس کی روح تڑپ رہی تھی۔ عاقل کے دن بڑے بے فکری سے اور سکون سے اور مزے میں گزر رہے تھے، لیکن پچھلے چند دنوں سے وطن کی یاد اسے بھی ستا رہی تھی۔ دراصل ایسی ہی ہوتی ہے وطن کی محبت، اور ایسی ہی ہوتی ہے وطن کی کشش۔ دونوں دوستوں کی یہ بے قراری اور اداسی شہزادی مہتاب سے چھپی نہ رہی۔ اس نے ایک دن اپنے شوہر شہزادہ مشکی سے کہا، برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھو، میں نے کبھی تمہارے کسی سوال کا اور کسی بات کا برا مانا ہے؟ اچھا تو پھر سچ کہو کہ کیا بات ہے؟ کاہے کی میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت زیادہ اداس رہنے لگے ہو۔ مشکی اداسی سے مسکرایا۔ مہتاب، اب میں کیا کہتا ہوں کہ برا نہ مانو تو کہوں؟ بے دھڑک کہو، شہزادی نے کہا۔ مہتاب، وطن کس کو یاد نہیں آتا؟ ماں باپ کس کو یاد نہیں آتے؟ اچھا تو یہ بات ہے، دیکھو برا مان گئی نا؟ نہیں تو، بلکہ اب تو میرا بھی وہی وطن ہے نا، یعنی امن نگری، اور تمہارے والدین میرے بھی والدین ہیں نا۔ بس اب چلنے کی تیاری کرو۔ ہم یہاں بہت رہے، آج نہیں تو کل، مہینے 2 مہینے بعد، 10 برس بعد ہمیں وہاں تو جانا ہی ہے۔ لڑکی اپنی سسرال ہی میں اچھی لگتی ہے۔ ہاں لیکن کیا؟ امن نگری یہاں تو ہے نہیں، بے حد لمبا سفر ہے، کئی مہینوں کا۔ مشکی نے کہا، چنانچہ تمہیں ساتھ لے جانا میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہے۔ واہ، میں تو تمہارے ساتھ ہی چلوں گی، مہتاب بولی۔ رہا لمبا سفر تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے طے ہو جائے گا۔ تم کوئی جادوگر نہیں ہو جو زمین کی تنابین کھینچ لو گی، مشکی نے ہنس کر کہا۔ یوں ہی سمجھ لو۔ کیا مطلب؟ یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ زیادہ تر فاصلہ تو گھوڑے پر طے کیا، اور پھر کیا؟ قسمت سے ایک اڑن کھٹولا مل گیا تھا، اس پر بیٹھ کر یہاں پہنچے۔ بس تو ایسا ہی ایک اڑن کھٹولا ہمارے پاس ہے۔ کیا؟ ابا کے دربار میں ایک بڑھئی ہے موسیٰ، اس کے پاس ہے یہ اڑن کھٹولا جو ایک ہی وقت میں 2800 میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ ہم اسی پر بیٹھ کر جائیں گے۔ مشکی چونکا۔ کیا نام بتایا تم نے اس بڑھئی کا؟ موسیٰ؟ مہتاب، ہم اس کے چھوٹے بھائی یعقوب کا ہی اڑن کھٹولا لے کر یہاں تک پہنچے تھے۔
موسیٰ نے کافور نگری میں آنے کے بعد اپنی اور اپنے بھائی یعقوب کی داستان بادشاہ کو سنا دی تھی، چنانچہ مہتاب یعقوب کے نام سے واقف تھی۔ کیا کہتے ہو میرے شہزادے؟ وہ بولی، کیا واقعی تم موسیٰ کے چھوٹے بھائی یعقوب سے مل چکے ہو؟ کیا واقعی تم اس کے اڑن کھٹولے پر بیٹھ کر یہاں تک آئے تھے؟ پھر تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بیچارہ موسیٰ اپنے بھائی کی طرف سے بے حد پریشان ہے۔ اسے جب پتہ چلے گا کہ اس کا بھائی زندہ ہے تو مارے خوشی کے دیوانہ ہو جائے گا۔ اسی وقت موسیٰ کو بلایا گیا، عاقل کو بھی طلب کیا گیا تاکہ وہ مشکی کی بات کی تصدیق کرے۔ موسیٰ آیا، مشکی اور عاقل نے اسے ساری بات بتائی، لیکن اسے یقین نہ آیا۔ چنانچہ مشکی اور عاقل اسے اس سرائے میں لے گئے جہاں انہوں نے اپنا اڑن کھٹولا رکھا تھا۔ موسیٰ نے اڑن کھٹولا دیکھا، اسے پہچانا، تب وہ خوشی سے رو پڑا۔ میرے شہزادے، میرے شہزادے! موسیٰ نے مشکی کو گلے لگا لیا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ شکر ہے کہ میرا چھوٹا بھائی زندہ ہے۔ موسیٰ، اب ہمیں یہاں سے روانہ ہونا ہے، پہلے تمہارے بھائی کے پاس اور وہاں سے اپنے وطن امن نگری، مشکی نے کہا۔ اس عجیب اور خوشگوار واقعے کی اطلاع شاہ کافور کو کی گئی۔ وہ بھی بہت خوش ہوا اور موسیٰ سے کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، تم میری بیٹی اور داماد کو اور ان کے دوست عاقل کو امن نگری پہنچا دو۔ موسیٰ نے کہا، حضور، میرے اکیلے کا ہی نہیں بلکہ میرے بھائی یعقوب کا بھی اڑن کھٹولا یہاں سے روانہ ہوگا، جس میں بیٹھ کر شہزادہ مشکی اور ان کے دوست عاقل یہاں تشریف لائے تھے۔ چنانچہ دونوں اڑن کھٹولے ایک ہی ساتھ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ میرے اڑن کھٹولے میں شہزادہ اور شہزادی اور میرے بھائی کے اڑن کھٹولے میں اور عاقل صاحب سوار ہوں گے۔ بے حد مناسب، شاہ کافور نے کہا۔ چنانچہ موسیٰ، مشکی اور عاقل سفر کی تیاریاں کرنے لگے اور شاہ کافور اور اس کی ملکہ اپنی بیٹی کو اس کی سسرال روانہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ شادی کے بعد اب شہزادی کی رخصتی ہو رہی تھی اور پھر مقرر دن دونوں اڑن کھٹولے کافور نگری کے باہر ایک میدان میں تیار کھڑے تھے اور پورا شہر وہاں جمع تھا۔ بادشاہ اور اس کے سارے درباری وہاں موجود تھے۔ ملکہ اور اس کے محل کی تمام خادمائیں اور کنیزیں موجود تھیں۔ موسیٰ کے اڑن کھٹولے میں مشکی اور مہتاب سوار ہوئے اور دوسرے یعنی یعقوب کے اڑن کھٹولے میں موسیٰ اور عاقل، اور پھر اڑن کھٹولے اڑے۔ تمام لوگوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر اور شاہ کافور اور ملکہ نے آنکھوں سے آنسو پہنچ کر شہزادی کو خدا حافظ کہا۔ اڑن کھٹولے اوپر ہی اوپر اڑتے چلے گئے، ان کی رفتار بڑھ گئی۔ کافور نگری بہت نیچے اور بہت دور چھوٹ گئی۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے اسٹوری وائس سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔